बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ देखने लगे हैं। तो आपने गौर से ध्यान से सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी वेलकम बैक। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं और इसमें ओके जी इसमें सबसे पहले कुछ टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक है, फिर पावर है, फिर एनर्जी है। एनर्जी की दो काइंड्स जो हम देखेंगे, कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी है और उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो पहले की तरह अगर आप एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है आपके पास टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसमें सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। ये आपने सबसे पहले टॉपिक में किया था कि अगर कांस्टेंट फोर्स है, फर्ज करें ये मैं ग्राफ कांस्टेंट फोर्स के लिए बना रहा हूँ। वैसे ये वाला जो रूल है ये वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ऐसा है, इसके नीचे नीचे आप एरिया लें तो एरिया किसके इक्वल आ जाता है, वर्क के। अगर हम एरिया लें, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, और लेंथ इनटू विड्थ किसके इक्वल आएगी, वर्क। ये किसका फॉर्मूला बन गया, वर्क का। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल के इक्वल है। ये हम चैप्टर 1 के क्वेश्चंस में भी करके आए हैं। डायमेंशंस ऑफ वर्क ml² t⁻⁻², ये भी हम करके आए हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ बॉडी, देन वर्क डन इज 0। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो cos 90 0 होने की वजह से वर्क 0 होता है। वर्क डन विल बी 0 व्हेन एंगल बिटवीन f एंड d इज़ 90। ये बात वही वाली है जो पहले की थी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ परपेंडिकुलर, ये भी वही बात है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, ये भी रिपीट हुआ है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, ये भी रिपीट हुआ है। और वर्क इज़ नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन f एंड d इज़ 180 डिग्री। गिवन ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर है। हम जानते हैं वर्क का बेसिक फार्मूला एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब वर्क नेगेटिव कब होगा, जब कॉज फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। और कॉज फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किस एंगल पे होती है, 180 एंगल पर, और वो कितनी होती है, -1। तो इसलिए वर्क नेगेटिव आएगा। 4.3 नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अ फील्ड विल बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। इसमें आपने पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड की दो पहचानें हैं। एक पहचान इसकी ये है कि अगर हम कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेकर जाएं और मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू लेके जाएं, हर रास्ते के थ्रू जो वर्क है वो सेम आए, इसका मतलब है वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। इसी तरह अगर आप एक पॉइंट से चलें, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं और टोटल वर्क 0 आए, इसको हम बोलेंगे वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज़ 0। ऐसे फील्ड को भी कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। यानी कंजर्वेटिव फील्ड की ये दोनों कंडीशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो गिवन ऑप्शन में फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और भी बात है, फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और आप नेगेटिव वर्क को क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग टोटल कर भी लें, उसका आंसर कभी 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। विच वन इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशंस हैं इसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है पावर। पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये हमने पावर वाले टॉपिक में एक ये फार्मूला किया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डायमेंशंस ऑफ पावर
ये हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज में भी करके आए हैं। डायमेंशनल यूनिट्स ऑफ रेशो ऑफ वर्क एंड पावर, हम जानते हैं पावर जो है पावर का फार्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से टाइम इस तरफ ले आएँ और राइट हैंड साइड पे वर्क डिवाइडेड बाय पावर आ जाएगा। यही उसने पूछा ना, रेशो ऑफ वर्क एंड पावर, यानी वर्क ऊपर लेना है और पावर नीचे लेना है। तो ये तो डायमेंशंस बन रहे हैं टाइम के, इसलिए करेक्ट आंसर है बीटा। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल्स। अच्छा सॉरी वॉट, इसकी ऑप्शंस मिसिंग है, आप इसमें देख लें, वॉट आंसर होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, 3 joules of work is done in 3 seconds, then power is, इसमें सिंपल है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क भी 3 joules है, टाइम भी 1 सेकेंड है, इसका आंसर आएगा 1 वॉट, टाइम भी 3 सेकेंड था। एनर्जी स्टोर्ड इन वाइंडिंग स्प्रिंग इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, यहाँ से वर्क किसके इक्वल आएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब किलो वॉट जो है ये पावर का यूनिट है और जो है ये टाइम का यूनिट है, तो जब भी पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क या एनर्जी का यूनिट आएगा। द बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला होता है हाफ mv²। अब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा स्क्वायर में, यानी वो हो जाएगी 4 टाइम्स। इसके बाद आपके पास है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखें जो वर्क के यूनिट्स हैं, जो वर्क के डायमेंशंस हैं, वही काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी, सबके डायमेंशंस और यूनिट्स एक जैसे हैं। इफ मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। क्योंकि मैस के साथ इसका डायरेक्ट सिंगल पावर वाला रिलेशन है, मैस डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि मैस की पावर 1 है। विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ये है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर हम जानते हैं 3.6 मेगा जूल्स के इक्वल होता है, ठीक है, 3.6 मेगा जूल्स। वाट आवर जो है ये तो वैसे ही पावर का यूनिट है, जूल ये बहुत छोटा है, देखें ये मेगा जूल्स है, ये 1 जूल है। इसी तरह अर्ग जो है ये तो मज़ीद छोटा यूनिट होता है, ये तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जूल इज़ द यूनिट ऑफ, कोई भी एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी, सारी ऑप्शन ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। अभी करके आए हैं, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन इज 0। चूंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंक है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है। A body of mass 1 kg drops from the top of tower of height 50 meter. What will be kinetic energy 10 meter below the top? तो टोटल हाइट 50 मीटर है, हमने 10 मीटर नीचे आना है और बताना है कि 10 मीटर नीचे आकर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम कह सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी is equal to loss of potential energy। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो जो गेन है वही फाइनल है, हाफ mv² में इसे कर देता हूँ। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल हाइट कितनी थी फ़र्ज़ करें उसे h का नाम दे दें, और फाइनल हाइट जो है उसको आप h1 का नाम दे दें। अब mg को कॉमन निकाल लें, h माइनस h1 हाफ mv², इस तरफ मैस से कैंसिल हो गया, ये इस तरफ आ गया, तो v का आंसर आ जाएगा 2g h माइनस h1 का स्क्वायर रूट। अच्छा सॉरी, उसने काइनेटिक एनर्जी पूछा, ओके काइनेटिक एनर्जी पूछा, फिर इसको इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो सिंपली आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एच वन। अब मैस कितना है जी मैस है उसका 1 kg, इनिशियल हाइट है 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप। अगर 10 मीटर बिलो द टॉप है तो फाइनल हाइट क्या होगी 40 मीटर, क्योंकि 10 मीटर वो नीचे आया है तो फाइनल हाइट 40 मीटर होगी। यानी मैस की जगह 1 kg, जी की जगह 9.8, इनिशियल हाइट 50, फाइनल 40, आपके पास आ गया 9.8 इंटू 10, तो इस तरह से 98 जूल्स आपका आंसर आएगा, यानी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी 16 जूल्स। तो बड़ा सिंपल है, इसमें आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दें, हाफ mv², मैस है 2 kg और वेलोसिटी है 4, ये कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, इसका आंसर है अल्फ़ा। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पावर। तो काइनेटिक एनर्जी और पावर, काइनेटिक एनर्जी और वर्क जो है उनकी डायमेंशन तो सेम होगी, वर्क और पावर की डायमेंशन की रेशो अभी थोड़ी देर पहले हम निकाल के आए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सॉरी ये नहीं कहाँ था, ये है बेटा, वर्क और पावर की जो रेशो है ये टाइम के बराबर आती है। सो वर्क और पावर की जो रेशो है ये टाइम के बराबर है। इसी तरह एनर्जी और पावर की रेशो भी टाइम के बराबर होगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर है बीटा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ऑफ मास 500 किलोग्राम मूविंग एट स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड इज गिवन। अब 500 ग्राम को पहले आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 0.5 kg। अब चूंकि आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो वो होती है हाफ mv², मैस कितना है 0.5, वेलोसिटी है 200, इसका स्क्वायर है, तो इस तरह कर दें, पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये इसको 2 पे कैंसिल करेगा, ये बन गया 1/4 और ये बन गया 4 के साथ 4 0, ये इसको कैंसिल करेगा 10,000 पे। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10,000 जूल्स। ठीक है जी, ये है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है, जिसमें हम कह रहे हैं जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वुड बी ज़ीरो। ये क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हम जानते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -G m डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब अगर r की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, जब भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बेटा ये न्यूटन इसका आंसर होगा, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ भी ऑप्शन मिसिंग है। एस्केप वेलोसिटी जो है इसका करेक्ट फॉर्मूला है 2g r²। द एस्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर जुपिटर, ये साइड इंफॉर्मेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। इंटेंसिटी जो है इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, तो किलोवाट जो है ये पावर का यूनिट है और एरिया जो है इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, इस तरह से। द सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज़ मून, ये टाइडल एनर्जी में मून के बारे में बताया गया है कि दिन में 2 दफ़ा ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ी बड़ी टाइड्स पैदा होती हैं सी में। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर इट्स टोटल एनर्जी रिड्यूसेस ड्यू टू, ये सोलर एनर्जी में ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर है डेल्टा। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है इसे असल में सोलर कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। फोटो सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस, ये वैल्यू थी अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर,
और ये है अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच के इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। बायोमास इंक्लूड्स ऑल, ये भी बुक में लिखा हुआ है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम बायोमास इज सन, ये आपकी रीन्यूएबल एनर्जी में लिखा होगा, टेबल एक बना हुआ है। अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन। बायोमास इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। A solar cell converts light energy into electrical energy, ये रिपीट हो रहा है। Which one is renewable source of energy? तो ये है सनलाइट। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। इसको मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ शुरू से। देखें, ये है आपका चैप्टर नंबर 4, इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं वापस, और वापस चल के हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।